अब हम पढ़ेंगे ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन। ट्रांसप्लांट का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो बेसिकली टाइम के बेसिस पे 4 तरीके का होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर, अगर 24 घंटे के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। अगर 1 महीने के अंदर हो रहा है, विदिन 1 मंथ, तो उसको बोलते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन। और आफ्टर 6 मंथ हो रहा है तो उसको बोलते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन। और अर्ली और लेट के बीच में होता है जो, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। तो हर कॉम्प्लिकेशन का अपना रीज़न होता है। हम देख लेते हैं। जो 1 दिन के अंदर कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, उसका सबसे मेन रीज़न होता है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पहले से ही रहती हैं, जिसकी वज़ह से हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो जाता है। ये मेनली होता क्यों है? क्योंकि जो वेसल्स या सप्लाई होती है, उसमें थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, उस वज़ह से हो जाता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है, जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन अर्ली होता है, वो होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो रहता है, ब्लीडिंग जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होता है। फिर दूसरा जो 1 दिन के बाद 1 महीने तक रहता है, 1 महीने और 1 दिन के बीच में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें एक्यूट रिजेक्शन हो सकता है ग्राफ्ट का। और लिम्फ जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसील। जो यूरेटर का एनास्टोमोसिस किया गया रहता है, वहाँ से साइट, जो डिस्टल यूरेटर रहता है ब्लैडर से जिसको सिला गया रहता है, वहाँ पे इस्कीमिया या इस्चीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से यूरेट्रिक लीक हो जाता है एंड देयर इज़ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अब बात करें इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो होता है 1 से 6 महीने के बीच में होता है। और ये मेनली वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, जैसे कि साइटोमेगालो वायरस और बीके वायरस। साइटोमेगालो वायरस और बीके वायरस, और एक्यूट या क्रोनिक रिजेक्शन भी हो सकता है। फिर जो लेट कॉम्प्लिकेशन होता है आफ्टर 6 मंथ जो प्रेजेंट करता है, वो मेनली जो क्रोनिक नेफ्रोपैथी होता है। फिर उसके बाद आपका पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज हो सकता है पेशेंट को। देयर इज चांसेस कि पेशेंट जो है मैलिग्नेंसी डेवलप कर सकता है और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन या यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले जो रहता है यूरेट्रिक कॉम्प्लिकेशन की बात करें, ये यूरेट्रिक कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। इसका इंसिडेंस जो रहता है 10%। 10% पेशेंट्स में यूरेट्रिक कॉम्प्लिकेशन होता है। और होता क्यों है? क्योंकि जो इसमें डिस्टल यूरेटर रहता है उसमें इस्चीमिया हो जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब हम ऑर्गन को डोनर से ले रहे होते हैं, तो उस समय जो पेरी यूरेटल टिश्यू रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पेरी यूरेटल टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो यूरेटर होता है उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा लीक का रीज़न ये होता है कि जो टेक्निकल एरर की वजह से जो ब्लैडर है उसमें एनास्टोमोसिस अच्छे से नहीं हो पाती है। इस वजह से लीक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेनली जो प्रेफ़रेंस दिया जाता है वो एक्स्ट्रा वेसिकल रिपेयर करते हैं हम लोग लीश ग्रेगोर टेक्निक से। तो यूरेट्रिक कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो यूरेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में यूरेट्रिक लीक ज़्यादा कॉमन होता है। इनिशियल 1 से 3 हफ्ते में होता है। ये मेनली डिस्टल एनास्टोमोसिस जो रहता है वो गिव अवे कर जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। फिर दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, तो अगर इनिशियल स्टेज में बात करें तो मेनली लिम्फोसील जो बनता है उसकी वजह से यूरेटर पे कंप्रेशन हो सकता है। दूसरा एक पेस किडनी होता है। पेस किडनी में भी हेमाटोमा या इसकी वजह से बनने की वजह से यूरेटर कंप्रेस कर सकता है। फिर लेट यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन जो रहता है वो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की वजह से होता है। वो मेनली फाइब्रोसिस या इस्कीमिया हो जाता है यूरेटर में, उसकी वजह से होता है। तो हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड के साथ मैक 3 स्कैन कराते हैं। मैक 3 स्कैन करता क्या है? तो ये 2 चीज़ें बताता है। एक तो किडनी का परफ्यूज़न और दूसरा ड्रेनेज। अगर किडनी की ब्लड सप्लाई, परफ्यूज़न का मतलब हो गया किडनी किडनी का अपटेक कैसा है। अगर किडनी की ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, अब तो मैक 3 स्कैन अच्छे से जाएगा। और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो ड्रेन आउट भी अच्छे से होगा। तो अगर बाय चांस परफ्यूज़न डिफेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई वेसल जो एनास्टोमोसिस किया है उसमें स्टेनोसिस हो गया या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से परफ्यूजन जो है डिले हो रहा है। और अगर ड्रेनेज अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए ड्रेन नहीं हो रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि आइसोलेटेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि परफ्यूजन जो है वो स्लो हो रहा है,
बट ड्रेनेज है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स में इन्फ्लेमेशन है। अब ट्यूब्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो नियर बाय वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी का परफ्यूजन जो है वो कम हो जाता है और रेजिस्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है मोर देन 0.9। तो रेजिस्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, उसमें ब्लड का जो अच्छे से परफ्यूज नहीं होगा, बट जितना भी ब्लड आ रहा है उसके बाद जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वो ड्रेन करेगा। तो ये सब चीज़ें जो रहती है वो मैक-3 स्कैन में पता चल जाता है और अल्ट्रासाउंड में लिम्फोसील हमें पता चल जाएगा। अगर लिम्फोसील का फॉर्मेशन है तो पता चल जाता है। और फिर हम मैनेज कैसे करते हैं? अगर छोटा-सा लीक है, स्मॉल लीक है, तो हम लोग जो होता है कंज़र्वेटिवली मैनेज करते हैं। पेशेंट को स्टेंट डला होता है ज़्यादातर, अगर नहीं डला है तो डाल देते हैं, बट यूजुअली डला रहता है और कंज़र्वेटिवली वॉश करते हैं और स्टेंट के थ्रू ड्रेन होने देते हैं। अगर बड़ा लीक है, ज़्यादा लीक हो रहा है, तो ज़्यादा लीक के केस में हमें फिर से री-इम्प्लांट करना पड़ता है, सर्जरी दोबारा करनी पड़ती है, या ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के केस में स्टेंटिंग या फिर से दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? जब भी हम 2 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले पेरियूरेटिक जो टिश्यू होता है, पेरियूरेटिक एडवेंटिशिया, उसको हम लोग बचाते हैं। और दूसरा जो रहता है लोअर पोलर आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई होती है, उसको प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जो लोअर पोल की ब्लड सप्लाई होती है, वो कई बार यूरेटर को सप्लाई करती है और अगर हम उसको बचाते हैं, तो यूरेटर में इश्चीमिया नहीं डेवलप होता है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो रहता है वो है लिम्फोसील। लिम्फोसील जो रहता है वो 15% ऑफ द पेशेंट में बनता है, 15% ऑफ द पेशेंट। और ये मेनली होता इसलिए है कि जो लिम्फैटिक्स रहती हैं, जो रीनल वेसल्स या इलियक वेसल्स रहती हैं, वहाँ से वो डैमेज हो जाती हैं और डैमेज होने के बाद फिर वो लिम्फ जो रहता है उनके थ्रू लीक करता है। लीक करने के बाद वो कलेक्शन बना देता है, कलेक्शन बनाता है और फिर वो किडनी जो ग्राफ्ट किडनी है उसको कंप्रेस करता है। अगर स्मॉल है लिम्फोसील का कलेक्शन तो हम लोग सिर्फ ड्रेन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तब तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। अगर इतना साइज़ है कि वो किडनी को कंप्रेस कर रही है, तो हम जो है इसको परक्यूटेनियस ड्रेन इस लिम्फ में एक ड्रेन डाल देते हैं। बट अगर बहुत ही ज़्यादा है तो फिर हमें लैप्रोस्कोपिक मार्सुपिलाइजेशन करना पड़ेगा। और लिम्फोसील की डायग्नोसिस कैसे बनती है? बेड साइड इन्वेस्टिगेशन होता है, अल्ट्रासाउंड, उससे हमें लिम्फ जो है लिम्फेटिक कलेक्शन दिख जाएगा, वो अराउंड द पेरिनेफ्रिक सिस्टिक कलेक्शन। और अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रहा है तो फिर हम सीटी भी करा सकते हैं। फिर दूसरा ये रहता है कि पर इनिशियली हम लोग स्मॉल में परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हैं और लार्ज है तो लैप्रोस्कोपिक मार्सुपिलाइजेशन। स्क्लेरोथेरेपी डिपेंड करता है, अगर हम लोग पेशेंट को ओटी के अंदर लेके कर रहे हैं तो उसमें स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, जो मेनली बीटाडीन या डॉक्सीसाइक्लिन से करते हैं। फिर अब बात करें इसको प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी हम लोग वेसल को डिसेक्ट करते हैं, वेसल को डिसेक्शन करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि जितने भी लिम्फैटिक्स होती हैं हमें उन्हें लाइगेट कर देना चाहिए। अगर हम लाइगेट कर देंगे तो लिम्फोसील का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। वस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, तो वस्कुलर कॉम्प्लिकेशन 2 तरह के होते हैं मेनली, अगर हम बात करें तो। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है या तो थ्रोम्बस बनेगा, थ्रोम्बोसिस, या दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है स्टेनोसिस। जो हमने एनास्टोमोसिस किया है वहाँ पे स्टेनोसिस होता है। तो अब वेसल्स 2 होती है, एक रीनल आर्टरी होती है और एक रीनल वेन होती है। दोनों में जो कॉम्प्लिकेशन होगा, अगर वेसल्स में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है वो जल्दी ही होता है, अर्ली। जबकि स्टेनोसिस जो रहता है वो एक लेट कॉम्प्लिकेशन है, वो मेनली एनास्टोमोसिस के थ्रू होता है। अब बात करें कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो होता है बेसिकली किंकिंग की वजह से होता है। अगर हमने जो एनास्टोमोसिस किया है उसमें वेसल्स में आर्टरी या वेन में किंकिंग हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, कई बार वेन जो रहता है नियर बाय हेमाटोमा बन जाता है, उसकी वजह से कंप्रेस हो जाती है और तो उसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा जो मेन रीजन होता है वो टेक्निकल एरर होता है और कई बार जो आर्टरी रहती है उसमें जो इंटिमा लेयर होती है उसमें डिसेक्शन हो जाता है। अब बात करें मैनेजमेंट का, तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों में जो ज़्यादा डेंजरस होता है रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। और अगर रीनल वेन का थ्रोम्बस बना है तो पेशेंट को इमरजेंसी एक्सप्लोरेशन के लिए लेते हैं। अगर रीनल आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो इनिशियली हम कोशिश करेंगे कि थ्रोम्बेक्टोमी से मैनेज हो जाए, इनिशियली मिनिमल इन्वेजिव थ्रोम्बेक्टोमी। अगर उससे पॉसिबल नहीं रहा है तो उसमें भी फिर एक्सप्लोर करते हैं। हम बात करें एनास्टोमोसिस जो है उसमें स्टेनोसिस हो गया है और वो होता क्यों है? क्योंकि जो पुअर टेक्निक अगर यूज़ किया गया है एनास्टोमोसिस के लिए उसकी वजह से होता है। और दूसरा, इंटिमा जो लेयर होती है उसके सेल्स
हाइपरप्लेजिया हो जाता है। अगर इंटिमा का डिसेक्शन होता है तो थ्रोम्बस बनता है और उसका हाइपरप्लेजिया होगा तो स्टेनोसिस होगा और ये यूजुअली लेट कॉम्प्लिकेशन होता है। इस समय तक पूरा जो ब्लड सप्लाई है किडनी का वो सब एस्टेब्लिश हो चुका होता है। ऐसे केसेस में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन जो बचता है वो है एंजियोप्लास्टी करना होता है या स्टेंटिंग करना होता है। अब बात करें कैसे डायग्नोज करेंगे। इनिशियल स्टेज में जो मेन चीज़ है वो होता है डॉपलर। डॉपलर जो हम करा सकते हैं, डॉपलर में क्या दिखेगा कि जो वीनस फ्लो है वो एब्सेंट दिखता है और जो आर्टेरियल फ्लो है उसका रिवर्सल दिखेगा, रिवर्स डायस्टोलिक आर्टेरियल ब्लड फ्लो। तो अगर ऐसी फाइंडिंग मिल रही है तो इसका मतलब है वीनस का थ्रोम्बोसिस है। अच्छा, वीनस का थ्रोम्बोसिस क्यों डिटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज एन इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंट एक्सप्लोरेशन करना होता है। अब बात करें कुछ कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं इम्यून सिस्टम की वजह से होते हैं, उसमें बेसिकली रिजेक्शन हो जाता है जो ग्राफ्ट है। सबसे पहला जो है वो है हाइपर एक्यूट। हाइपर एक्यूट मैंने बताया कि कुछ मिनट से घंटे में ही रिजेक्शन हो जाता है, विद इन मिनट्स टू आवर्स। ये होता क्यों है? क्योंकि अ, जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में डोनर के अगेंस्ट में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज रहती हैं। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज रहेंगे, उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत जो रहता है वेसल्स की थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन जो है ग्राफ्ट जो हमने लगाया है वो खराब हो जाता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको हम लोग सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन करने के लिए हमें क्या करना रहता है? जब भी हम ऐसा करें, जब भी हम लोग किसी भी डोनर रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्रॉस मैच करना होता है। क्रॉस मैच करके हम देख लेते हैं कि कितना सेंसिटाइजेशन है, और सेंसिटाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ग्राफ्ट जो है, अगर पॉजिटिव क्रॉस मैच आता है तो हम लोग जो ग्राफ्ट जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। फिर अगला है एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन में कुछ दिन से महीने लग जाते हैं। ये बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है टी सेल मीडिएटेड और दूसरा होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड। टी सेल मीडिएटेड में होता क्या है, जो टी सेल्स रहती हैं, जो किडनी के टिश्यूज होते हैं, किडनी के टिश्यूज उसके अगल बगल इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट। अब इस इन्फिल्ट्रेशन की वजह से जो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई से लेके सब कुछ हैम्पर होने लगता है और फाइनली जो ग्लैंड है वो रिजेक्ट हो जाता है। ये बेसिकली CD8 जो पॉजिटिव सेल्स होती हैं उनकी वजह से होता है, इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट कॉज कराती है। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड भी एक्यूट रिजेक्शन हो सकता है। एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या होता है, डोनर के अगेंस्ट में कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो जो पेरिट्यूबुलर होता है, पेरिट्यूबुलर उसमें पेरिट्यूब्यूल्स जैसे इसके अराउंड में पेरिट्यूब्यूल्स हैं, इसके अगेंस्ट यहाँ पे और ग्लोमेरुलस में एंटीबॉडीज आके डिपॉजिट होने लगती हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज कराती हैं। तो अगर ये एंटीबॉडीज डिपॉजिट होती हैं तो C4D पॉजिटिव आता है और डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, फिर इस इन्फ्लेमेशन की वजह से परफ्यूजन कम हो जाता है और ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है और ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाता है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि किस टाइप का इन्फ्लेमेशन है? उसके लिए हमें बायोप्सी करना होता है और बायोप्सी करने के बाद, ग्राफ्ट की बायोप्सी करने के बाद फिर एक क्लासिफिकेशन होता है, बाफ क्लासिफिकेशन। बाफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें इन्फिल्ट्रेट कहाँ मिला है। अगर ग्लोमेरुलस इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है या पेरिट्यूबुलर इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है और C4D पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड है। अगर इंटरस्टिशियल में इन्फिल्ट्रेट मिलना है तो टी सेल मीडिएटेड रहता है। अगर इन्फिल्ट्रेट को छोड़ के अगर यहाँ पे फाइब्रोसिस मिल रहा है, अगर फाइब्रोसिस मिलता है या स्कार फॉर्मेशन तो इसका मतलब क्रोनिक चेंजेस हैं। फाइब्रोसिस बहुत लेट होता है तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इसके बेसिस पे बाफ ने क्लासिफिकेशन दिया था जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर टी सेल मीडिएटेड है, हमने बायोप्सी किया, बाफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लिया कि टी सेल मीडिएटेड है या एंटीबॉडी मीडिएटेड है, तो अब अगर टी सेल मीडिएटेड है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। उसमें हम स्टेरॉइड्स इस शुरू कर देते हैं और फिर एक एटीजी होता है, कई बार उसकी भी जरूरत पड़ती है। एटीजी होता क्या है, ह्यूमन का जो थाइमोसाइट होता है, उस थाइमस वहां से थाइमोसाइट निकाल के रैबिट या घोड़े में डाल देते हैं। अब रैबिट में डालें या घोड़े में डालें, उसके ब्लड में जब डालते हैं तो वो उसके लिए एंटीजन की तरह काम करता है और खूब सारे एंटीबॉडीज बनाता है। अब ये एंटीबॉडीज जो बनी वो डिफरेंट डिफरेंट हर कैटेगरीज के लिए बनती हैं, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज नहीं डाला है तो इसलिए इसको पॉलीक्लोनल भी बोलते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये होता है एटीजी। अब बात करें एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी जब मीडिएटेड होता है तो हमें बॉडी से पूरा
एंटीबॉडी निकालना होता है। अब बॉडी से जब पूरा एंटीबॉडी निकालने का तरीका है कि हम पूरा प्लाज्मा को ही चेंज कर दें, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस कर दिया। दूसरा जो तरीका होता है उसमें हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तीसरा होता है एक ड्रग होती है रितुक्सीमैब, रितुक्सीमैब देते हैं तो वो ये एंटीबॉडीज को बनने नहीं देती हैं। अब जो रिसेंटली एक नई ड्रग डेवलप हुई है जो उसको यूज कर सकते हैं तो वो होता है इकुलीजुमैब। इकुलीजुमैब को भी यूज कर सकते हैं। फिर अब बात करें क्रोनिक रिजेक्शन की, तो क्रोनिक रिजेक्शन में बेसिकली मैंने बताया कि रिजेक्शन में फाइब्रोसिस मिलेगा, वस्कुलर नैरोइंग मिलेगी या ग्लोमेरुलोपैथी मिलेगी। ये इम्यून मीडिएटेड भी हो सकता है, नॉन इम्यून। नॉन इम्यून का मतलब होता है कि अदर चीजें जैसे हो जाता है, वो डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से हो जाता है। तो इसमें बहुत एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है इफ्टा। इफ्टा जो रहता है वो क्रोनिक रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म होता है अकॉर्डिंग टू द बाफ क्लासिफिकेशन। इफ्टा में आईएफ होता है इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और टीए होता है ट्यूबुलर एट्रोफी। पहले क्या होता है इनिशियली, अगर हम बात करें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, अगर एंटीबॉडी मीडिएटेड रहेगा तो ग्लोमेरुलस के इसमें इन्फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में आ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं। दूसरा जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है और उसमें हमें C4D का डिपोजिशन मिलता है। और अगर इंटरस्टिशियम में अगर इन्फिल्ट्रेट है तो टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। अब क्या होता है ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे फाइब्रोसिस में चेंज हो जाता है और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये एट्रोफिड हो जाते हैं, पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, क्रोनिक। तो ट्यूबुलर एट्रोफी अगर होगा तो दैट इज अ क्रोनिक रिजेक्शन। और अगर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगा तो दैट इज ऑल्सो अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अगर इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट है शुरुआत में तो दैट इज टी सेल मीडिएटेड। तो ऐसे में क्या होता है अगर क्रोनिक रिजेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को जो है हमें कोशिश करना चाहिए। ये मेनली क्या होता है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसकी वजह से होता है, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर टॉक्सिसिटी। और ऐसे केसेस में कई बार ग्राफ्ट को रिमूव करना रहता है और बीपी कंट्रोल करना रहता है। तो इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे मैंने बताया वो बाम्फ क्लासिफिकेशन है बायोप्सी बेस्ड रिजेक्शन ग्रेडिंग के लिए। अब आ जाओ इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन। तो जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होता है वो होता है साइटोमेगालो वायरस। साइटोमेगालो वायरस जैसे ही आप ग्राफ्ट लगाते हैं विद इन 1 मंथ टू 6 मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। और इनिशियल 6 मंथ में अगर होना होगा तो साइटोमेगेलो वायरस हो जाता है। तो यूजुअली ये होता क्यों है, अगर आपने डोनर जो है डोनर को साइटोमेगेलो वायरस का इन्फेक्शन है और अगर रिसिपेंट को नहीं है और आपने और आपने ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट कर दिया तो होता क्या है आपने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दे रखा है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देने के इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसे केसेस में पेशेंट जो रहेगा डोनर वो फीवर की तरह प्रेजेंट करेगा और पेशेंट को निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया हो जाता है जब हम लोग एंडोस्कोपी करेंगे तो जीआई अल्सर होगा और ब्लड टेस्ट कराएंगे तो देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ही कम हो गया रहता है। तो ये साइटोमेगेलो वायरस का इन्फेक्शन रहता है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि अगर डोनर को हम सस्पेक्ट करें, इसलिए डोनर का जब भी होता है तो हम लोग साइटोमेगेलो वायरस के लिए टेस्ट करते हैं। ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। मैंडेटरी नहीं बोलेंगे, मतलब इंडिया में मैंडेटरी नहीं है, फॉरेन में मैंडेटरी है। और आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम लोग इसमें दो तरह के प्रोफाइल एक्सेस स्टार्ट करते हैं। पहला एक होता है यूनिवर्सल प्रोफाइल एक्सेस। यूनिवर्सल प्रोफाइल एक्सेस की मतलब हर पेशेंट, हर हर तरह के जितने भी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट रहते हैं सब में बाय डिफॉल्ट हम लोग वेलगैन साइक्लोवीर स्टार्ट करते हैं। वेलगैन साइक्लोवीर स्टार्ट कर देते हैं, उससे होता क्या है कि साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन अगर है या नहीं भी है तो भी उसको डेवलप नहीं होने देगा और पेशेंट का ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा होता है टारगेटेड प्रोफाइल एक्सेस। टारगेटेड प्रोफाइल एक्सेस क्या होता है, अब इंडिया में तो साइटोमेगालो वायरस का इंसिडेंस कम है तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग जो डोनर है उसका, डोनर नहीं रेसिपिएंट का पीसीआर करते रहेंगे। अब रेसिपिएंट का पीसीआर करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि साइटोमेगालो वायरस का कंसंट्रेशन बढ़ तो नहीं रहा है। अगर जैसे ही बढ़ा वैसे ही हम लोग वेलगैन साइक्लोविर स्टार्ट कर देते हैं और पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं। यूजुअली इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, 6 महीने का, 6 महीने तक देते हैं। अब आ जाए दूसरा जो केस है वो है बीके वायरस। बीके वायरस जो रहता है यूजुअली कैसे पता चलता है, यूजुअली जो रहता है, अच्छा बीके वायरस जो रहता है यूजुअली हम जब पीसीआर कराते हैं तो उसमें देखेंगे कि जो पेशेंट है उसमें 10,000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा कॉपीज हैं तो आएगा यूरिन में या ब्लड में 10,000 से ज्यादा वायरस की कॉपीज रहती है 10 की पावर 4, तो वीके वायरस होता है। और ये 3 महीने के बाद ही डेवलप करता है।
तो साइटोमेगालोवायरस पहले डेवलप करता है। साइटोमेगालोवायरस की बात करें तो 1 महीने के बाद से शुरू हो जाता है, जबकि बीके वायरस 3 महीने के बाद ही होता है, क्योंकि इसके लिए जो बॉडी है बहुत ही इम्यून सप्रेस्ड स्टेट में रहना चाहिए। और जब भी हम ड्रग स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली 2 से 3 महीने लग जाता है इम्यून सप्रेसिव स्टेट में आने की वजह से। और बीके वायरस एक तरीके का पॉलीमा वायरस है, पॉलियोमा वायरस रहता है और ये इंटेंस इम्यूनो सप्रेशन के वजह से होता है। अब पता कैसे चलेगा? इसमें हमें पता कैसे चलता है कि जो सेल्स होती है उसके अंदर इंक्लूजन्स बॉडी मिलती है। अब इंक्लूजन्स बॉडी जो रहेगी वो पता कैसे चलेगा कि इंक्लूजन्स बॉडी है? तो एक स्टेन होता है SV40। तो SV40 से जब हम स्टेन करेंगे तो SV40 पॉजिटिव आता है। तो बीके वायरस का ट्रीटमेंट क्या है? ये बीके वायरस डेवलप इसीलिए होता है क्योंकि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा ड्रग दे करके हमने सप्रेस कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट का डोज़ थोड़ा कम कर देंगे। ये बीके वायरस का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। और दूसरा, अब इतना हार्ड दवाई जैसे हम लोग साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस ये सब यूज़ कर रहे हैं। टैक्रोलिमस अभी स्टैंडर्ड है, तो ये सब अगर यूज़ करते हैं, तो पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्यूनो सप्रेस स्टेट में चला जा रहा है। तो इसलिए हम लोग कई बार स्विच कर जाते हैं एम्पटॉर इन्हिबिटर्स पे। तो अगर एम्पटॉर इन्हिबिटर्स पे स्विच कर जाएँगे और इम्यूनो सप्रेशन को कम कर देते हैं, तो बीके वायरस अपने आप रिज़ॉल्व हो जाता है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं? इनिशियल जो शुरुआत के 6 महीने रहता है, उसी में बीके वायरस डेवलप करते हैं। तो हर महीने हम बीके वायरस के लिए टेस्ट करते रहेंगे, स्क्रीनिंग करके देखते रहेंगे कि बीके वायरस डेवलप तो नहीं हुआ। अब बात करें सबसे इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन में सबसे पहला जो विदिन 6 मंथ जो बहुत ही क्रूशियल होता है, कई बार पेशेंट्स को न्यूमोसिस्टिस यूरोवेक्सी न्यूमोसिस्टिस यूरोवेक्सी का इन्फेक्शन हो जाता है। और ऐसे केसेस में जो रहता है हम लोग इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, सेफ्ट्रॉन जिसको कॉट्रिमॉक्सोजोल बोलते हैं, कॉट्रिमॉक्सोजोल जो रहता है वो हम लोग इनिशियली जो फर्स्ट ईयर रहता है उसमें हम लोग पेशेंट को कॉट्रिमॉक्सोजोल दे देते हैं। अब कॉट्रिमॉक्सोजोल के और भी फायदे हैं, यूटीआई को भी प्रिवेंट कर रहा है, न्यूमोसिस्टिस यूरोवेक्सी के इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट कर रहा है। फिर उसके बाद हर्पीज और वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन जो रहता है अर्ली स्टेज में होता है बहुत कॉमन, उसमें एसाइक्लोविर हम लोग शुरू कर देते हैं। और टीबी कभी भी हो सकता है, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, तो इसलिए जो है टेस्ट करते रहेंगे, जब टीबी होगा तो एटीटी स्टार्ट करेंगे। इन सब कॉम्प्लिकेशन में एक इन्फेक्शन ऐसा होता है जो लेट स्टार्ट करता है, एंड दैट इज फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन जो रहता है अब सब में शुरू नहीं करते हैं हम लोग एंटी फंगल एज अ प्रोफाइलैक्टिक। हम लोग जो हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं या पहले से हमें पता हाई रिस्क है, तो ऐसे केसेस में हम लोग फ्लूकोनाजोल प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद अब आ जाओ और भी बीमारियां जो डेवलप करती हैं पोस्ट ऑप के बाद, वो होता है डायबिटीज। तो अब होता क्या है कि हमने ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट करने के बाद अब हमने टेक्रोलिमस स्टार्ट किया जो कि स्टैंडर्ड होता है। तो टेक्रोलिमस बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो इससे होगा क्या, पेशेंट को न्यू ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। ठीक है, जो कि टेक्रोलिमस की वजह से होता है। अगर उसमें रिस्क फैक्टर पहले से है तब तो और ही ज़्यादा चांस है, जैसे उसको मान लो प्री डायबिटिक स्टेज में रहा और ट्रांसप्लांट कर दिया और पेशेंट ओबीज है, फैमिली हिस्ट्री है या बुढ़ा है, तो ऐसे केसेस में डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि हम जो टेक्रोलिमस जो ड्रग है जिससे डायबिटीज़ होता है उसकी जगह हम लोग साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं। अब साइक्लोस्पोरिन जो यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग ओवरऑल जो एक कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है उनकी जगह एम्पटॉर इनहिबिटर यूज़ कर लें और पेशेंट का ग्लूकोज मॉनिटर करते रहें, तो ये कर सकते हैं। इससे हम लोग डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या कॉम्प्लिकेशन होता है कि जब भी हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो 15% पेशेंट में ये देखा गया है कि जो ग्राफ्ट है, वो ग्राफ्ट जो रहता है वो एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट करता है। अब ये एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट करता है और दूसरा एचआईएफ दैट इज हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। तो उसकी वजह से होता क्या है कि 15% पेशेंट्स में जो आरबीसी काउंट है वो बढ़ने लगता है। और ये यूजुअली 2 साल तक रहता है। 6 महीने बाद शुरू होगा और ट्रांसप्लांट होने के 2 साल तक ये रहता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इसको रोकने के लिए हम लोग पेशेंट्स को एस इन्हिबिटर्स शुरू कर देते हैं। एस इन्हिबिटर्स शुरू करते हैं, अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा एरिथ्रोसाइटोसिस है तब तो हमें फ्लेबॉटमी करना पड़ेगा, अगर बहुत ही ज़्यादा है तो। अब बात करें कैंसर की, तो कैंसर जो रहता है ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेस स्टेट में हो जाता है। अब इम्यूनोसप्रेस स्टेट में हो गया पेशेंट, तो होगा क्या कि वो बाहर तो निकलेगा घर के बाहर। अब घर के बाहर निकलेगा तो उस वो सन से एक्सपोज होगा। अब जब सन से एक्सपोज होगा तो उस पे अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसके स्क्रीन पे डैमेज करती है। अब ये जो डैमेज है ये इम्यूनोसप्रेस स्टेट में है, तो इसको सही नहीं कर पाता है। अब सही नहीं कर पाता है तो सबसे ज़्यादा जो यूवी रेडिएशन होता है उसकी वजह से उसको स्किन कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अब वो स्किन कैंसर जो डेवलप होगा वो होगा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमनली होता है, और बेसल सेल कार्सिनोमा कम होता है।
दूसरा ऐसा होता है कि ये देखा गया है कि अब हमारी बॉडी में बी सेल्स होती हैं और टी सेल्स होती हैं। तो अब बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना और टी सेल इनको ऑर्डर देती हैं। तो एक वायरस होता है एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस जो रहता है बी सेल के अंदर रहता है। नेचुरली ये क्या करता है कि बी सेल्स को बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाने से रोकता है। तो ये एक तरीके का अच्छा वायरस भी है, आप समझ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, उसमें एप्स्टीन बार वायरस नहीं है, एप्स्टीन बार वायरस नेगेटिव है और हमने इम्यूनोसप्रेशन स्टार्ट कर दिया, तो उससे होगा क्या कि ये बी सेल्स जो रहती हैं, ये प्रोलिफरेट करने लगती हैं और लिम्फोमा कॉज़ करती हैं। तो इसलिए ये एक तरीके का कैंसर हो जाता है, इसे ही बोलते हैं पीटीएलडी। तो इस पीटीएलडी डिज़ीज़ में होता क्या है कि एप्स्टीन बार वायरस का अगर नहीं है और हमने ट्रांसप्लांट किया तो उसकी वजह से लिम्फोमा फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होता है कि जब भी कोई पेशेंट एप्स्टीन बार वायरस नेगेटिव है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इम्यूनोसप्रेशन हैवी ना स्टार्ट करें और उसका स्टेटस चेक करते रहें। फिर इसको प्रिवेंट कैसे करना है, वही सेम चीज़ जो मैं बता रहा था, मिनिमाइज़ इम्यूनोसप्रेशन। दूसरा एम्पटोर इन्हिबिटर सायरोलिमस जो रहता है उससे कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। और हमें लिम्फ नोड लिम्फोमा के लिए और स्किन जो डर्मेटोलॉजिकल इवैल्यूएशन इसको सर्विलांस पे रखना चाहिए कैंसर के लिए। अब बात करें इंडियन फ्रेमवर्क में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, थोटा। थोटा जो क्या होता है, थोटा जो एक एक्ट है जो कि 1994 में पास हुआ था और 2011 में अमेंड हुआ था। इसमें पहले जो रहता है जब 1994 में पास हुआ था तो इसको बोलते थे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। फिर उसके बाद 2011 में इसको अमेंड करके टिश्यू को भी इंक्लूड किया गया, जिसको थोटा बोला जाने लगे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। तो थोटा जो कहता है वो ये कहता है कि जो लीगल डेथ है वो ब्रेन डेड पेशेंट है वो लीगल है। अब इसमें बेसिकली अगर किसी को अनरिलेटेड डोनर है तो स्टेट से उसको परमिशन लेना पड़ता है, ऑथराइजेशन कमेटी एक होती है, तो स्टेट से परमिशन लेकर के फिर तभी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जितने भी ब्रेन डेड है उसको फॉर्म 10 एक होता है, फॉर्म 10 में ब्रेन डेड डोनर के बारे में सब कुछ डिक्लेयर बताना होता है, ब्रेन डेड डोनर के लिए फॉर्म 10 भरना होता है। फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 जैसे अगर कोई भी अपना ऑर्गन किसी को डोनेट करना चाहता है, जैसे चाहता है कि मैं मरने के बाद अब मेरा ऑर्गन किसी और को डोनेट कर दूं, तो मैं एक फॉर्म 7 भरूंगा और नोटो की वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। ये फॉर्म 7 ये होता है, एक प्लेज फॉर्म होता है कि मैं मरने के बाद अपना ऑर्गन डोनेट कर दूंगा, तो इससे हमें एक डोनर कार्ड मिल जाता है। तो ये सब चीजें जो रेगुलेट होती है थोटा से होती है। थोटा अगर किसी को ये अगर कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग या ट्रेड में इन्वॉल्व है तो जो पनिशमेंट है वो भी थोटा एक्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। फिर अगला होता है नोटो। नोटो क्या होता है? नोटो का मतलब होता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होता है 3 लेवल पे होता है, नेशनल होता है, स्टेट होता है और रीजनल होता है। फिर अब इसमें क्या होता है, नोटो ने एक गाइडलाइन बनाई है जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें 7 जो बीमारियां हैं, 7+1, तो इस ये मैंडेटरी होती है। मतलब मैंडेटरी का मतलब क्या है? मैंडेटरी का मतलब टोटल जैसे 8 बीमारियां उनको हमें चेक करना है, तो जिसमें से अगर हम बात करें 5 जो डिजीजेज हैं वो तो कंपलसरी है, दैट इज मैंडेटरी कि आपको चेक करना ही करना है, तो डोनर स्क्रीनिंग। तो उसमें आपको पहला क्या आता है? एक आता है एचआईवी का टेस्ट, एचबीएसएजी और हेपेटाइटिस, ये तो आपको मैंडेटरी है ही। साथ में सिफिलिस, वीडीआरएल टेस्ट और मलेरिया टेस्ट। फिर अगर हम बात करें रिकमेंडेड, रिकमेंडेड में आपका साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और सिफिलिस का जो सीरोलॉजी है वो करना रिकमेंडेड है। तो अगर ये बात करें, एक चीज ध्यान देना है कि जो मलेरिया टेस्ट है दैट इज आल्सो मैंडेटरी फॉर द डोनर। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए डोनर को मलेरिया है और वो मान लीजिए सप्रेस स्टेट में, अगर मान लीजिए उसने अपना ग्राफ्ट दे दिया रिसिपेंट को, तो उसमें जब वो इम्यूनो सप्रेसेंट लेना स्टार्ट करेगा तो वो मलेरिया उसमें दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद फर्दर वो ऑर्गन को डैमेज कर देता है। इसलिए मलेरिया का टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। फिर जो एलोकेशन होता है वो भी नोटो के अकॉर्डिंग होता है और लिविंग डोनर का इवैल्यूएशन इसके लिए पूरा नोटो ने एक गाइडलाइन जारी की है। अब ग्राफ्ट डिसफंक्शन होता है तो कैसे पता चलता है, उसके लिए क्या-क्या इवैल्यूएशन होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है डॉपलर। डॉपलर में हम लोग देखते हैं रेजिस्टिव इंडेक्स अगर 0.9 से ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब देयर इज चांसेस कि ग्राफ्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो या तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया है या तो एक्यूट रिजेक्शन हो गया है। ये हमें नहीं पता चलेगा, इसके लिए बायोप्सी जो रहता है दैट इज कंफर्मेटरी। ये सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर रेजिस्टिव इंडेक्स बड़ा है तो बस ये बताएगा
कि ब ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा मैक-3 स्कैन में हमने डिस्कस किया कि मैक-3 स्कैन जो है ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है और परफ्यूज़न को बताता है। अगर परफ्यूज़न में प्रॉब्लम है तो देयर इज़ चांसेस कि एटीएन है, और ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है तो देयर इज़ चांसेस कि डिलेड ड्रेनेज है, और जो टी हाफ होगा 20 मिनट से ज़्यादा होगा। अगर बिल्कुल भी परफ्यूज़न नहीं हो रहा है, फोटोपेनिक स्टेट दिखेगा हमें। फोटोपेनिक स्टेट अगर मैक-3 स्कैन पे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है एंड देयर इज़ वास्कुलर थ्रोम्बोसिस। तो ऐसे केसेस में हम बायोप्सी करके देख लेते हैं कि सेलुलर मीडिएटेड है या एंटीबॉडी मीडिएटेड है, और ये जो डिसाइड होता है वो बाम्फ क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। अब बात करें ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए क्या-क्या प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट होता है। हमें जब भी एनास्टोमोसिस करना रहता है, तो हम एंड टू साइड करना की कोशिश करेंगे। एंड टू साइड करने से क्या होता है, हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो जो डोनर रीनल वेन होता है उसको एक्सटर्नल इलियक वेन से एंड टू साइड एनास्टोमोसिस करते हैं। जो एनास्टोमोसिस रहता है वो काफ़ी खुला-खुला स्पैचुलेटेड रहता है और टेंशन फ्री रहता है, और हम लोग 6-0 प्रोलीन यूज़ करते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि जो पेरियूरेटिक टिश्यू है उसको बचा के रखें, क्योंकि किडनी से ब्लड सप्लाई आता है, और लोअर पोल वाली जो आर्टरी है उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। अगर यूरेटिक रीइम्प्लांट कर रहे हैं तो लीस्ट ग्रेगोयर टेक्निक जो रहता है वो स्टैंडर्ड होता है, और एनास्टोमोसिस के समय हमें टेंशन को अवॉइड करना चाहिए और ब्लैडर को फिल करके रखना चाहिए, तो उससे हमें एग्जैक्टली टेंशन फ्री एनास्टोमोसिस करना है वो पता चल जाएगा। तो फाइनली हम देखते हैं क्या क्या जो चीज़ें हैं मेन जो कॉम्प्लिकेशन है। सर्जिकल हो सकता है, सर्जिकल में हम लोग यूरेटिक ऑब्स्ट्रक्शन या लीक हो सकता है। फिर उसके बाद वस्कुलर हो सकता है, वस्कुलर में वेन की थ्रोम्बोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें अर्जेंट एक्सप्लोरेशन की जरूरत होती है। फिर लिम्फेटिक्स में लिम्फोसील का फॉर्मेशन हो सकता है जिसको हमें ड्रेन करना पड़ता है। इम्यूनोलॉजिक में बात करें तो एक्यूट रिजेक्शन हो सकता है, जो कि टी सेल मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। टी सेल मीडिएटेड रहेगा तो स्टेरॉइड देंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड है तो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और प्लाज्माफेरेसिस साथ में रितुक्सीमैब दे सकते हैं। इन्फेक्शन की हो सकता है पेशेंट को जिसमें साइटोमेगालोवायरस या बीके वायरस डेवलप कर सकता है विदिन 6 मंथ। फिर अगर मेटाबॉलिक की बात करें तो पेशेंट को है पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज मेलाइटिस या पोस्ट ट्रांसप्लांट एरिथ्रोसाइटोसिस हो जाता है। तो ये बेसिकली ज़्यादा इम्यूनोसप्रेशन की वजह से होता है, तो इसको हम लोग ड्रग को मॉडिफाई करते हैं और पेशेंट को एस इन्हिबिटर स्टार्ट करते हैं। पेशेंट जो है वो एप्स्टीन बार वायरस से रिलेटेड पीटीएलडी हो सकता है और स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए हम लोग एमटॉर पे स्विच कर जाते हैं। फिर जो पूरा इन सब चीज़ों का एथिकल फ्रेमवर्क है, तो वो चीज़ें जो है नोटो करता है, और उसका जो गाइडलाइंस है वो थोटा से होता है, और ये सब चीज़ों को मैनेज करना आता है। ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन है इसलिए क्योंकि ये जो है हॉस्पिटल को पूरा मैनेज करना पड़ता है। फिर बात करें इम्पोर्टेंट अपडेट्स की, तो केडीओ ने क्या बोला था? केडीओ ने 2023 में बोला था कि जो स्टेरॉइड है उसको जल्दी से जल्दी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर जो है देयर इज़ लो इम्यूनोलॉजिक रिस्क, ठीक है? अगर ज़्यादा रिस्क नहीं है, हाई कैटेगरी में नहीं आता है, तो स्टेरॉइड की क्या ज़रूरत है? तो उसको कम कर देना चाहिए। फिर आईसीएमआर ने क्या बोला था? आईसीएमआर जो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ का डिपार्टमेंट है, तो उसने मैंडेटरी किया था कि जो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है वो ऑल डोनर्स के लिए स्क्रीनिंग के लिए मैंडेटरी है, जिसमें मैंने बताया था मलेरिया हो गया, फिर आपका ट्रिपल एच में अगर एचआईवी, एचसीवी, एचबीएस-एजी, फिर एचबीएस-एजी के बाद वीडीआरएल, ये तो आपका मैंडेटरी टेस्ट है, आपको मैंडेटरी करना है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है आईसीएमआर ने बोला था। फिर नोटो ने क्या बताया? नोटो के अकॉर्डिंग जो है बीके वायरस और साइटोमेगालोवायरस जो अगर इन्फेक्शियस कॉजेज़ की बात करें ग्राफ्ट फेलियर का, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज़ होते हैं ग्राफ्ट डिसफंक्शन इन इंडिया। और जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट है उसके अकॉर्डिंग हमें जो ट्रांसप्लांट के बाद मैलिग्नेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी, तो हर 6 महीने पे रूटीन जो है मैलिग्नेंसी सर्विलांस करना चाहिए।